इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 जिसका शीर्षक है लोकगीत। ये एक निबंध है। लोकगीत जो लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित व उन्हीं के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत। ये प्राय ग्रामीण इलाकों में गाए जाते हैं। उसी जन समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत होते हैं, जैसे हीर रांझा, सोहनी महिवाल पंजाब के लोकगीत, ढोला मारू राजस्थान के लोकगीत। ऐसे ही बाउल, भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। ये सब पुराने रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। ये देखो बच्चों, लोकगीतों को गाते समय इन साधारण बाजों की ही आवश्यकता होती है। लोकगीत उसी प्रांत के लोगों द्वारा ही रचे होते हैं, इसलिए इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, जो कि जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। गीतों के बोल अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों से ही लेते हैं, जिससे ये गीत सीधा दिल को छू लेते हैं। साथ ही इनमें लचीलापन होता है और इनके लिए ज्यादा अभ्यास की जरूरत भी नहीं होती। जबकि इसके विपरीत शास्त्रीय संगीत, जिसे हम क्लासिकल म्यूजिक के नाम से जानते हैं, जिसको सीखने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता होती है, जो सख्त नियमों और बाधाओं का पालन करके ही सीखा जाता है। लोग इससे जल्दी ऊब जाते हैं क्योंकि सबको इसकी जानकारी नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के सम्राट के नाम से तानसेन को जाना जाता है, लेकिन सितार के जादूगर कौन है? पंडित रविशंकर। तो चलिए बच्चों, लोकगीतों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जिसका शीर्षक ही है लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच यानी अपने लचीलापन या लचक से, ताजगी फ्रेशनेस और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो लोकगीत किन चीजों में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, क्योंकि जनता के द्वारा ही रचे हुए होते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना यानी किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती इनको सीखने के लिए। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले यानी इन गीतों को बनाने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, यानी स्त्रियों ने भी इनकी काफी रचना करी है, यानी इनकी रचना में स्त्रियों का भी विशेष योगदान रहा है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, ये देखो इस तरह की, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो इन लोक गीतों को गाने के लिए किसी खास बाजे की जरूरत नहीं होती। ये साधारण से बाजे ही होते हैं। कौन कौन से? ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। एक समय ऐसा भी था जब शास्त्रीय संगीत के सामने किनको हे समझा जाता था? लोकगीतों को। हे का अर्थ है तुच्छ या हीन, तो इनको बहुत छोटा समझा जाता था, यानी इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा का अर्थ है कि इनकी तरफ उदासीनता से देखना या इनका तिरस्कार करना। तो अभी तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो जैसे ही साधारण जनता की ओर लोगों का ध्यान गया है,
तभी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। विविध का अर्थ है विभिन्न प्रकार का, संग्रह का अर्थ है जमा करना या एकत्र करना, कमर बांधने का अर्थ है कुछ करने के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करना। तो अनेक लोगों ने लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह को इकट्ठा करने की सोच ली है। तो अनेक लोगों ने विभिन्न बोलियों पर आधारित लोक साहित्य और लोक गीतों को इकट्ठा करने के बारे में सोच लिया है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी का अर्थ है प्रभावशाली या जोश से भरा हुआ, और सजीव का अर्थ है जीवित है। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद यानी स्वतंत्र, बिना किसी बंधन के। तो इन आदिवासियों का जीवन आज भी किसी नियमों की जकड़ में नहीं बंधा हुआ है और वे अपने ही हिसाब से बिना किसी बंधन के जी रहे हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। तो इन आदिवासियों के संगीत ज्यादातर बड़े बड़े दलों यानी बड़े बड़े समूह में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। तो जब ये लोग आपस में नाचते गाते हैं तो 20-20 लोगों के या 30-30 आदमियों और औरतों के ग्रुप बनाकर या तो एक साथ नाचते हैं या एक दूसरे के जवाब में दो टीम बनाकर गाते हैं, जिससे दिशाएं गूंज उठती हैं, चारों तरफ रौनक आ जाती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, यानी उनकी अलग अलग ढंग या उनकी प्रणाली है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो गीत गाते हैं उनका नाम क्या पड़ गया? पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। तो वास्तविक लोकगीत तो देश के गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। इनका संबंध देहात की जनता से। इन लोकगीतों का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्र की जनता से। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये इन जिलों के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। चाव यानी बहुत ही शौक या रुचि के साथ, इच्छा से गाए जाते हैं। तो आप लोग भी मुझे ये बताओ कि आपके इलाके के लोकगीत कौन से हैं? इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। जो इन ग्रामीण क्षेत्रों के जो गीत हैं, इनके रचयिता कौन है? उन्हीं क्षेत्रों के लोग हैं। तो इन्होंने, कोरी का अर्थ है अछूती, नवीन या जो प्रयोग में न लाई गई हो, ऐसी कल्पना को वो मान न देकर, उसको इतना महत्व न देते हुए वे अपने गीतों के विषय क्या लेते हैं? रोजमर्रा यानी अपने दैनिक जीवन के, हर दिन के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म यानी सीधे वो हृदय को छू लेते हैं, दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को अपनी ओर
आकर्षित करते हैं, अच्छे लगते हैं सब लोगों को। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर यानी खुशी देने वाले, हर्षकर और आनंददायक होते हैं, क्योंकि ये लोकगीत उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बोलियों में गाए जाते हैं, इसलिए इनका आनंद भी ज्यादा आता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो इन गीतों की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनकी भाषा उसी इलाके के लोगों की बोली में गाए जाते हैं, जिससे इनको समझना बहुत आसान है, इसीलिए ये ज्यादा सफल हुए। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, गांव में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। तो सबसे ज्यादा बिहार में विदेशिया ही ज्यादा प्रचलित है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रियों और प्रियाओं का अर्थ है प्रेमी प्रेमिकाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इन गीतों में करुणा यानी दया या रहम और विरह का अर्थ है वियोग या बिछुड़ना, तो उन्हीं का वो रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जंगल में रहने वाले लोग भी जो लोकगीत गाते हैं वो भी दल में गीत गाते हैं। दल यानी समूह में गीत गाते हैं। जो कौन से गीत गाते हैं? जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। तो बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा भी गांव यानी देहात के लोगों द्वारा ही गाया जाता है। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर, यानी एक टीम में पुरुष आ जाते हैं और दूसरी टीम में स्त्रियां एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। दलीय गायन यानी जो समूह में गायन था उसका हास्य हुआ है, यानी उसका अंत हुआ है। अब लोग उस तरह से धीरे धीरे नहीं गाते। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उद्दल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। बखान का अर्थ है वर्णन या गुणगान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट वो होते हैं जो रस्सियों पर चढ़कर खेल दिखाते हैं, आपने कभी देखे होंगे। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। गद्य पदात्मक यानी जो गद्य में लिखा होता है वो गद्य और जो पद्य में लिखा जाता है वो पद्य, यानी ज्यादातर ये कविता और कहानियों के रूप में हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। सिरजती यानी उनको रचती हैं, उनका निर्माण करती हैं। नए नए गीतों का सर्जन करने वाली भी अधिकतर स्त्रियां ही होती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के,
राह यानी रास्ते के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। हवाला यानी उनका प्रमाण दिया है कि आदिकाल से ही ये स्त्रियों के गाने वाला विवाद चलता आ रहा है। तो महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में इन गीतों के बारे में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। नारियों का अर्थ है स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। तो नारियों के गाने की एक खास बात क्या है कि वो हमेशा अकेली नहीं गाती बल्कि समूह में ही गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी बहुत सारी औरतें एक साथ मिलकर जब गाती हैं तो उनके सबके गले से आवाज आती है। यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है हालांकि, अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। जो स्त्रियां एक साथ मिलकर ग्रुप में गाने गाती हैं तो उनका आपस में कोई मेल नहीं होता, लेकिन जब वो किसी त्योहार या शुभ अवसरों पर मिलकर गाती हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, यानी बहुत ही खुशी के साथ अपने ग्रुप बनाकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है, यानी होली और बरसात की कजरी पर तो उनको गीत गाना ही गाना है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। ये बात यहाँ ऐसे क्यों बोली गई? क्योंकि जैसे पूरब की बोलियों में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, वो अपने इलाके के प्रसिद्ध विद्यापति हैं, वैसे ही हमारे देश में भी सब जगह कोई ना कोई प्रसिद्ध है जिनके गीत उसी क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि सब जगह अपने अपने विद्यापति हैं, यानी हर इलाके में बहुत से प्रसिद्ध लोग हैं जिनके उसी प्रांत में गीत गाए जाते हैं। उल्सित का अर्थ है अति प्रसन्न होना। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। तो स्त्रियां ज्यादातर ढोलक की मदद से गाती हैं और गाने के साथ साथ वो नाचती भी हैं। आपने भजन कीर्तन के दौरान देखा होगा। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। दलीय गायन यानी समूह में गाए जाने वाला और नाचने वाला एक क्या है गुजरात का गरबा, जिसके बारे में तो आप सब जानते ही हो, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। तो इन लकड़ियों को हम क्या बोलते हैं? डांडिया बोलते हैं ना, जो बाजे का काम करती हैं। ये लकड़ियां जब आवाज करती हैं तो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, नाचना और गाना दोनों साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, तो ये एक तरह का गरबा नाच ही है। सभी प्रांतों में, प्रांतों का अर्थ है जिला या प्रदेश में, ये लोकप्रिय हो चला है। तो ये गरबा सभी जिलों और प्रदेशों में लोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल, दल यानी समूह के समूह लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। तो गांव के गीत वास्तव में बहुत प्रकार के हैं जिनको गिनाई नहीं जा सकता। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? स्रोतों यानी साधनों की क्या कमी हो सकती है? जहां का जीवन
इठला इठला कर चलना यानी अपनी ही मस्ती में चलता है, वहां भला आनंद के साधनों की कोई कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। उद्दाम का अर्थ है बंधन रहित या स्वतंत्र। जीवन के वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, यानी उनके भाग या अंग हैं। तो इस तरह लोक गीतों के बारे में हमने जाना, जिसको लिखा भगवत शरण उपाध्याय जी ने। अब बच्चों आपके लिए एक सवाल है, लोक गीतों में कौन से साधारण बाजों को बजाया जाता है? उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये 2 हरियाणवी लोकगीत हैं। आपने फिल्मों में भी लोकगीतों को सुना होगा, जैसे चप्पा चप्पा चरखा चले फिल्म माचिस में था ना, जो कि पंजाब के लोकगीत थे। राजस्थानी लोकगीत आपने मिशन कश्मीर में सुना था, बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो आए हो किस बगिया से, है ना। इसी तरह मारे हिवड़े में नाचे मोर, इस तरह का गाना हम साथ साथ मूवी में था ना। तो ये सारे राजस्थानी लोकगीत थे। ये हरियाणवी लोकगीत हैं, जो कि एक ऋतु गीत है। सावन में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग मारे, शाम घटा घन गहर सी आवे, देख लहर पे लहर सी आवे, हमें कृष्ण बिन कहर सी आवे, आगे फेर सलोनो आती, हमें शाम बिन वृथा लगाती, गंगा दास लेस न पाती, हम मोह सिंधु में बह गए, कहो धोवे दाग हमारे। और एक ये लोकगीत है विदाई गीत, जो कि पारंपरिक है। काये को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया, कंकरी मारे उड़ जाएं रे लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल चोणे की गवें, जिधर हाको हक जाएं रे लखी बाबुल मेरे, घर भी सुना आंगन भी सुना, लाडो चली पिता घर त्याग, घर में तो उसके बाबुल रोवे, अम्मा बहन उदास, कोठे के नीचे से निकली पलकियां, आम नीचे से निकला है डोला, भैया ने खाई है पछाड़। अब बच्चों इस निबंध के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।